नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर ले और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में पिछले कुछ समय से टीएमसी के नेताओं के बीच अंदरूनी झगड़े की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला मालदा में टीएमसी के 2 नेताओं की हत्या का है, जहां हत्या के पीछे अंदरूनी संघर्ष को कारण माना जा रहा है। बुधवार को टीएमसी के शीर्ष नेता अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच मतभेद उन्हें वह करने की अनुमति नहीं देते जो वे उचित समझते हैं। बनर्जी ने फाल्टा में कहा, जब कोई पार्टी बड़े पैमाने पर बन जाती है तो अंदरूनी मतभेद होते हैं। परिवारों में भी अंदरूनी मतभेद होते हैं। पार्टी के हजारों सदस्यों के साथ मतभेद होना सामान्य बात है। क्या कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच मतभेद नहीं होते? लेकिन इससे किसी को भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति नहीं मिलती। बनर्जी ने आगे कहा कि पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, प्रशासन भी आवश्यक कार्रवाई करता है। सीएम ममता बनर्जी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। दुलाल सरकार हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अभिषेक बनर्जी ने यह संकेत देने की कोशिश की कि टीएमसी की पार्टी में किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य या किसी भी गतिविधि के प्रति कोई सहिष्णुता नीति नहीं है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि विनम्रता महत्वपूर्ण होनी चाहिए और अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की है। उनका दावा है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने घर वापसी कार्यक्रम की सराहना की थी और कहा था कि अगर संघ का धर्मांतरण पर यह काम न होता तो आदिवासियों का एक हिस्सा राष्ट्र विरोधी हो गया होता। भागवत ने यह बात सोमवार को इंदौर में एक कार्यक्रम में कही, जहां उन्होंने विहिप नेता चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान किया। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं। सवाल उठता है कि अचानक घर वापसी कार्यक्रम की चर्चा क्यों हो गई और उससे बढ़कर घर वापसी को वैलिडिटी दिलवाने के लिए प्रणब मुखर्जी की बातों का क्यों उल्लेख किया गया। जाहिर है कि आरएसएस संगठन हो या उसके प्रमुख मोहन भागवत कोई भी बात यूं ही नहीं कह देते। हर बात के पीछे एक रणनीति होती है, एक दूरदृष्टि होती है। आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि भागवत के ताजे बयान के क्या मायने हो सकते हैं। भागवत कहते हैं कि डॉ. प्रणब कुमार मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ था। मैं सोच कर गया कि बहुत सवाल पूछेंगे, बहुत कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने कुछ लोगों को वापस लाया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप लोग ऐसा कैसे करते हो? ऐसा करने से हल्ला होता है क्योंकि यह राजनीति है। मैं भी अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा, लेकिन आप लोगों ने जो यह काम किया है उसके कारण भारत का 30% आदिवासी उनके टोन से ही दिख रहा था, तो मुझे बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता। बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी उपस्थित थी। इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार सेवा भावना के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ज्ञान और भक्ति की इस महान भूमि पर इस्कॉन के प्रयास से श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस दिव्य उद्घाटन में भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। मैं अभी देख रहा था कि श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बने। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों को और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस मौके पर मुझे परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भावुक स्मरण भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में उनका विजन जुड़ा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति का आशीर्वाद जुड़ा हुआ। आज वो भौतिक शरीर से भले ही यहाँ न हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हम सब महसूस कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने आगामी दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आप को अपना समर्थन दिए। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आपको समर्थन न देकर भाजपा की मदद क्यों करें। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आपको समर्थन दिया। उन्होंने दिल्ली में आपको कांग्रेस से मजबूत बताए। उनकी पार्टी ने आपके साथ खड़ा होने का फैसला किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, जब इंडी गठबंधन बना था तब हमने यह तय किया था कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होगी वहां भाजपा के खिलाफ लड़ने दिया जाए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में द्रमुक, झारखंड में झामुमो। दिल्ली में आपको क्या लगता है, दिल्ली में भाजपा को कौन हरा सकता है? वह आप। तो मैं उस पार्टी का समर्थन क्यों न करूं जो भाजपा को हरा सकती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला सपा के अजीत प्रसाद से है। सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर सीट को किसी भी सूरत में नहीं गंवाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके बावजूद मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का ट्रेंड बीजेपी लिए सियासी टेंशन का सबब बना हुआ है। ऐसे में देखना है कि चंद्रभान पासवान क्या सियासी बाजी पलट पाएंगे। अयोध्या जिले की फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है, तो बीजेपी ने 2022 में चुनाव लड़ने वाले बाबा गोरखनाथ की जगह चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। दोनों ही प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं, जिसके चलते मुकाबला रोचक माना जा रहा। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन भाषण के दौरान सेल्फ गोल कर दिया। राहुल गांधी ने कथित रूप से अपने बयान में इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर दी। राहुल गांधी यहां बीजेपी, आरएसएस और मोहन भागवत को घेरने का प्रयास कर रहे थे, पर उनसे हो गया उल्टा। दरअसल मौका था कांग्रेस का अपने नए दफ्तर में प्रवेश करने का। सोनिया गांधी ने इस भवन का उद्घाटन किया और राहुल गांधी ने स्पीच दी। राहुल ने बयान दिया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ बीजेपी, आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा, हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी उन ताकतों के रिमोट कंट्रोल में है जो भारतीय राज्य को खत्म करना चाहते हैं। उनके इरादे राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं, पर सवाल उठता है कि भारत विरोधी ऐसी बात राहुल गांधी के मुंह से निकल कैसे जाती है। राहुल गांधी ने पिछले साल सितंबर महीने में अपनी विदेश यात्रा के दौरान आरक्षण पर बात करते हुए कहा था कि भारत में आरक्षण तब खत्म कर दिया जाएगा जब भारत एक फेयर प्लेस हो जाएगा। राहुल गांधी की उस समय भी आलोचना हुई थी कि उन्हें भारत क्यों फेयर स्टेट नहीं लगता है। आइए देखते हैं कि कैसे उनके दिमाग में ये बातें आजकल आ जाती हैं। अपनी मांगों के प्रति केंद्र सरकार के उदासीन रवैये की आलोचना करते हुए 111 किसानों के एक समूह ने अपने नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को आमरण अनशन शुरू कर दिया। डल्लेवाल का अनिश्चितकालीन अनशन 51वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी किसानों ने डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए कहा कि लंबे समय तक अनशन करने के कारण 70 वर्षीय डल्लेवाल के कई अंगों के काम करना बंद करने का खतरा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के संयोजक डल्लेवाल पिछले साल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डल्लेवाल ने अपने अनशन के दौरान किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है, जिससे उनकी तबीयत और खराब हो गई है। अब 111 किसानों के जत्थे ने भी आमरण अनशन शुरू किया है। हरियाणा पुलिस के साथ किसानों की सहमति बनी है। इसके तहत हरियाणा पुलिस द्वारा लगाई गई रस्सी के आगे किसान नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत आ पड़ी है और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या फिर से वो बाउंस बैक कर सकेंगे? आम आदमी पार्टी के नेता की नई मुसीबत एड यानी प्रवर्तन निदेशालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी है। अब ईडी दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी PMLA के तहत मुकदमा चला सकती है। मुकदमा चलाने की मंजूरी तो पहले से मिली हुई है, लेकिन ये खबर ऐसे वक्त आई है जब अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा
विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट नामांकन दाखिल किया है। अब तक तो यही देखने को मिला है कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घेरने की कोशिश हुई है, अरविंद केजरीवाल बचने का कोई रास्ता खोज ही ले रहे हैं। और अब तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी दिल्ली के मोर्चे पर धावा बोल चुके हैं। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत से कैसे निकलेंगे और जांच एजेंसी को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से बीजेपी नेता दिल्ली में आपदा बोलकर अक्सर ही अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दे रहे हैं। मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल पर वास्तव में आपदा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आ गई है और अब देखना है कि कैसे नई आपदा में अरविंद केजरीवाल नया अवसर ढूंढ पाते हैं। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले ही मिल गई थी, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अलग से मंजूरी चाहिए थी। एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है और ये मंजूरी सक्षम प्राधिकारी ही दे सकता था। अब आगे की कार्रवाई के लिए ईडी के सामने रास्ता साफ है। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।